नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के स्टडी में। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं मज़ेदार क्विज़ेस और सवाल जवाब, जिससे आप सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर पाएंगे। हर वीडियो में आपको मिलेंगे नए सवाल और उनके जवाब, जिनसे आपका नॉलेज और भी बढ़ेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी क्विज मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जंगल के जलने का प्रथम स्थान किस काल का है? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी ताम्रकाल, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसे सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में देवों की स्तुति में मंत्र दिए गए हैं और इसे 10 मंडल और 1028 सूक्तों में विभाजित भी किया गया है। यह किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ज्ञात पाठ है। यह सबसे पुराना वैदिक संस्कृत पाठों में से एक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुषाण वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कौटिल्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ, जिसमें चौथी बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया गया। कनिष्क के संरक्षण के कारण ही चीन में महायान बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और बौद्ध प्रतिमा विद्या का भी उल्लेखनीय विकास हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशा का भी वर्णन किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था, जिन्हें चंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इनका शासनकाल लगभग 540 से 550 ईस्वी तक रहा और उन्हें आमतौर पर गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा के रूप में भी माना जाता है। वह गुप्त वंश के अंतिम शासक में से एक थे और कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र तथा नरसिंहगुप्त बालेदित्य के पौत्र थे। नालंदा में खुदाई के से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से उनके शासन के बारे में जानकारी मिली है और उनका कार्यकाल लगभग 10 वर्षों तक चला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 को लंदन में शुरू हुआ था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनके अतिरिक्त इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा इस्माइल और सैयद इमाम ने भी हिस्सा लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी श्रीगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 325 ईस्वी तक राज्य किया और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के काल में शुरू हुआ था और बाद में कन्नौज के सम्राट हर्ष के अधीन भी यह फला फूला है। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुप्त, पुण्यभूत और पाल साम्राज्यों के संरक्षण में लगातार विकसित होता रहा है। यह विश्वविद्यालय भारत की महान शिक्षा परंपरा का प्रतीक था और अपने शीर्ष काल में दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी माना जाता था, जहां 10,000 से अधिक छात्र और शिक्षक रहते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए नंदीवर्मन, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम का सौर मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा 8वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया था। यह मंदिर मध्यकालीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट प्रारंभिक उदाहरण है और तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम के कोरोमंडल तट स्थित है। यह 1984 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? ऑप्शन ए जंत्रिक, ऑप्शन बी हूण, ऑप्शन सी कौशल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जंत्रिक। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कनिष्क। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास मुख्य रूप से कनिष्क काल में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश के एक शासक थे। महायान बौद्ध धर्म का प्रचार कनिष्क के शासन काल में शुरू हुआ, जो ईसा की पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय, जिसे सोमपुर महाविहार भी कहा जाता है, की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी, जिन्होंने 8वीं शताब्दी के अंत में इसका निर्माण कराया था। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बांग्लादेश के नौगांव जिले में स्थित है और यह भारत के नालंदा विश्वविद्यालय की तरह एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षण केंद्र था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? ऑप्शन ए वाग्भट, ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी वाग्भट, ऑप्शन सी पाणिनि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी वाग्भट। अष्टांग हृदय जीवन विज्ञान पर एक प्रमाणित ग्रंथ है। इसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के साथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। सिंहभूत के प्रथम आचार्य वाग्भट इस ग्रंथ के रचयिता हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद कितने हैं? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 106। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण 13 मुख्य उपनिषद हैं। उपनिषद भारतीय दर्शन और अध्यात्मवाद के आधार स्तंभ हैं, जो वेदों का अंतिम भाग माने जाते हैं। ये आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या और जीवन मरण के रहस्यों पर गहन दार्शनिक विचारों का संकलन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वितस्ता शब्द निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी झेलम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झेलम। ऋग्वेद में वितस्ता शब्द झेलम नदी का प्राचीन नाम था। यह नदी सप्त सिंधु में से एक थी, जो वैदिक आर्यों द्वारा निवास किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा थी। ऋग्वैदिक काल में अन्य नदियों के प्राचीन नाम इस प्रकार हैं: वितस्ता झेलम नदी, आस्किनी चिनाब नदी,
परुष्णी रावी नदी, विपाशा व्यास नदी, शतुद्री सतलज नदी, इनके ये प्राचीन नाम थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला शक राजा कौन था? ऑप्शन ए अजीज, ऑप्शन बी मोगा, ऑप्शन सी घटोत्कच, ऑप्शन डी रुद्रादमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोगा। भारत में पहला शक राजा मोगा था, जिसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार और भारत के अन्य हिस्सों में शक शक्ति की स्थापना की थी। मोगा ने सिरकप, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है, को अपनी राजधानी बनाया। मोगा को माउस भी कहा जाता है। माउस ने पश्चिम में पुष्य कलावती से लेकर पूर्व में तक्षशिला और दक्षिण में सिंध तक अपने राज्य का विस्तार किया। उनके कई सिक्के भी मिले हैं जिन पर यूनानी और खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो उनके भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभाव को दर्शाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी दंतेदुर्ग, ऑप्शन सी वत्सराज और ऑप्शन डी मिहिर भोज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा मिहिर भोज, यह 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक था, जिन्हें भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। वे प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने अरब आक्रमणों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई। मिहिर भोज के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, जो दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर उत्तर पश्चिम में सतलज नदी तक फैला था। उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया और आदि वराह की उपाधि धारण की। मिहिर भोज ने भोपाल नामक शहर की भी स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी के दांडी मार्च की शुरुआत के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई। यह आंदोलन नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध का एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था, जिसमें लाखों भारतीय शामिल हुए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी चौरी चौरा, ऑप्शन सी दांडी और ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने बिहार प्रदेश में स्थित भागलपुर से 25 किलोमीटर दूर की थी 25 मील दूर की थी।